हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, MKS एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्वेश्चन बैंक मैथ का हल करने वाले हैं, जिसमें 2011 का जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, उसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो आपके सामने एक पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है। क्या है, हम शॉर्ट में लिखे हैं, निम्न में से कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है। तो आपको परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं कि जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाए। तो क्या लगता है √3 का एकदम 3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं, इसका नहीं निकलेगा। ये दो कट जाएगा, √2 बच जाएगा। क्या √2 का 2 का वर्गमूल निकलता है? नहीं। क्या √5 का वर्गमूल निकलता? नहीं। हाँ, 16 का कितना हो जाता है? 16 का 4 हो जाता है। तो अपना परिमेय संख्या क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया D नंबर। तो परिमेय जैसे कि पूछ देता हूँ, √81 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। पूछ देता हूँ √9 ये भी एक क्या है? परिमेय, जिसका वर्गमूल निकल जाए। इसका 9 होता है। 9 का कितना होता है? 3 तिया 9, जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो यहाँ तक हम परिमेय संख्या पहली क्वेश्चन को हल तो कर लिए हम। आपके सामने अगर हम दूसरा क्वेश्चन अब रखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक, लिख देते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए A, B का मोसो गुना A, B का लोसो निम्न में किसके बराबर है? निम्न में किसके बराबर है? किसके बराबर है? अगर पूछा गया किसी धनात्मक पूर्णांक, अब पूर्णांक संख्या क्या होता है बता देते हैं। अगर एक संख्या रेखा है तो ये क्या है? 0 है। इस साइड अगर चला जाए तो 1, 2, 3, 4, अगर इधर चला जाए -1, -2, -3, -4, जिसे हम क्या बोलेंगे? मतलब ऐसी जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इसमें बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक इधर है, प्लस वाला को धनात्मक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए, कोई भी दो संख्या है के लिए AB का मोसो गुना AB का लोस किसके बराबर होता है? हमें एक फार्मूला पढ़े हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लस गुना मस, मतलब एलसीएम गुना महत्तम। ये हम पढ़ रहे हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लोसो गुना मोसो। तो यहाँ दिया गया है मोसो गुना लोसो, इसका मतलब पहली संख्या गुना क्या होगा? दूसरी संख्या। पहली संख्या यहाँ है, दूसरी संख्या यहाँ। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A गुना B। आपके ऑप्शन पे ये जहाँ है तो वो आपका क्या है? आंसर राइट है। तो तीसरा नंबर पूछा गया है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। याद रखिएगा, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। अब रैखिक अगर पूछ देता दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। वही पूछ देता अगर त्रिघात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो याद रखिएगा आप।
यहाँ तक हो गया। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन रखते हैं फिर। 3 नंबर हो गया। बोला है त्रिघात का व्यापक रूप क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। त्रिघात का व्यापक रूप क्या है। क्या है। अब त्रिघात के लिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन बताइएगा। ax² प्लस bx प्लस c, बी नंबर ऑप्शन है ax⁴ प्लस bx³ प्लस c। आपके सामने सी नंबर ऑप्शन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आपके सामने डी नंबर ऑप्शन है ax² प्लस bx² प्लस c। इसमें आपको बताना है त्रिघात का सबसे व्यापक रूप क्या है, सटीक रूप क्या है। अब त्रिघात जो 3 से स्टार्ट हुआ हो तो देखिए कौन से है, यही है सबसे व्यापक। अब तो 3 से और कोई नहीं हुआ है, सबसे व्यापक रूप क्या है, यही है। तो त्रिघात मतलब बहुपद लिखने का तरीका है चर का मान क्या हो घटते क्रम में। यहाँ क्या है 2 3 है, 3 के बाद 2 है, यहाँ नहीं तो 1 होगा छिपा हुआ, यहाँ क्या है 0 है। जानते हैं किसी भी संख्या पे 0 पावर आ जाए उसका मतलब 1 होता है, यहाँ कहीं ना कहीं x पावर 0 छिपा हुआ है। तो सबसे व्यापक रूप क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन। क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन आपका सबसे व्यापक रूप हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान होगा, cos a का मान होगा, ऐसा आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन भी आपके सामने था, लिख देते हैं 4/3 √3/4, सी नंबर ऑप्शन था √4/3, डी नंबर ऑप्शन था √7/4। ऐसा सवाल था तो आप बना के देखिए आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो हम भी क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब साइन थीटा का फार्मूला तो याद होना चाहिए। साइन थीटा का सूत्र होता है, इधर हम लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर होता है P/H। P मतलब लंब, H मतलब कर्ण, इतना सब तो आप लोग जानते होंगे। तो और कॉस्ट साइन मतलब P बराबर कितना दिया हुआ है 3, H बराबर कितना दिया है 4। हम अगर त्रिकोणमिति को हल करते हैं तो हमेशा समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज को यूज करते हैं। अगर हम समकोण त्रिभुज को यूज करते हैं तो यहाँ अगर 90 डिग्री हो गया है, इसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं जिसे H, ये होता है लंब मतलब P, ये होता है आधार मतलब B। कहीं ना कहीं अगर हम समकोण त्रिभुज को यूज करते हैं तो एक हो जाता है 90 डिग्री, सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, इसके बाद नीचे आधार, इधर हो गया लंब। मेरे पास P और H है, P और H है, मेरे पास B नहीं है। B हम क्या करेंगे, निकालने का प्रयास करेंगे। B बराबर होता है √H² - P²। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। B बराबर क्या होता है, √H² - P²। तो अब कितना है, B कितना है देख लेना है। H है अपना कितना 4 का स्क्वायर माइनस P कितना है 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 गया कितना बच गया 7, 9 7 16। अब जानते हैं हमको cos a बराबर बोला है, cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H। याद रखिएगा cos का क्या होता है B/H। B कितना है, B अभी निकल गया √7। H कितना है, H आपके सामने है 4, कौन है ई नंबर, मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, एकदम एक्यूरेट सही हो गया। तो यहाँ आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर इसके आगे हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा गया है 10a किसके बराबर है। 6 नंबर क्वेश्चन है 10a बराबर है
tan A बराबर है, ए नंबर ऑप्शन दिया है cos 90 माइनस ए, बी नंबर ऑप्शन है cot 90 माइनस ए, सी नंबर ऑप्शन है sin 90 माइनस ए, sin 90 माइनस ए, डी नंबर आपका ऑप्शन है, डी नंबर पे है cosec 90 माइनस ए, cosec 90 माइनस ए। तो आप लोग को याद होगा tan A बराबर, अगर हम एक फार्मूला लिखें cot 90 माइनस ए को ही क्या कहते हैं, tan A कहते हैं। क्या कहते हैं, tan A, मतलब cot 90 माइनस ए बराबर ही क्या होता है, tan A होता है। तो आप लोग बगल में क्या कीजिएगा, एक फार्मूला लिख देते हैं, आप लोग याद कीजिएगा। sin 90 माइनस ए बराबर होता है cos A, cos 90 माइनस ए बराबर होता है sin A, cosec 90 माइनस ए बराबर होता है sec A, sec 90 माइनस ए बराबर होता है cosec A, tan 90 माइनस ए बराबर होता है cot A, cot 90 माइनस ए बराबर होता है tan A। आप लोग को ये फार्मूला क्या होगा, याद होगा, नहीं तो याद कर लीजिएगा। ये हो गया आपके सामने, तो हम समझ गए मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को बनाने का हल कर कोशिश करते हैं, तब तक यह फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। मिटा देते हैं हम, नोट हो गया होगा आपका। तो हम क्या करते हैं, आगे लिखा गया है किसी बिंदु की अक्ष अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। 7 नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया है, किसी बिंदु की अक्ष अक्ष से दूरी, अक्ष अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, उस बिंदु का कहलाती है। ए नंबर पे दिया है भुज, ए नंबर पे है भुज, बी नंबर पे है कोटि, सी नंबर पे है अक्ष, डी नंबर पे दिया है आलेख। क्या दे दिया है, डी नंबर पे है आलेख। तो हम आपको बता देते हैं, ये तो ये होता है इधर प्लस, इधर होता है माइनस, ये होता है प्लस में वाई, ये होता है माइनस में वाई, ये होता है मूल बिंदु, ये होता है एक्स अक्ष को कहते हैं। अगर पूछा जाए एक्स अक्ष को क्या कहते हैं तो भुज, याद रखिएगा। अगर क्या पूछे एक्स अक्ष को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा भुज। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, अगर पूछे सिर्फ वाई अक्ष को क्या कहते हैं तो कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। लेकिन ऐसा यहाँ पूछा नहीं गया है। अगर हम कभी भी निर्देशांक ज्यामिति बनाते हैं, पहले एक्स वाले को तब वाई वाले को। अगर एक्स भुज वाई कोटि, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए -7 और 6 में हमको कोटि बताएं, कोटि कितना है 6, अब भुज कितना है -7। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा। अब हमको क्वेश्चन में बोला क्या गया है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, मतलब एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। अगर एक्स अक्ष से हम जा रहे हैं, किसकी ओर जा रहे हैं, वाई अक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। तो हमेशा याद रखिएगा एक्स अक्ष से अगर दूरी में पूछा जाए तो कोटि, अगर यहाँ वाई अक्ष से दूरी पूछता तो क्या होता, भुज। ये बात आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ तक तो हम समझ गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन आता है, हम बता देते हैं, पहले समझ गए ये भुज है, ये क्या है, कोटि है। तो एक क्वेश्चन और आता है, ये प्रथम अक्ष है, प्रथम पहला घर है, पहला घर, तो पहले घर में दोनों क्या होता है, प्लस प्लस, ये पहला घर मान लीजिएगा। ये दूसरा घर, पहला घर माइनस होता है, क्या होता है फिर प्लस, ये दूसरा घर हो गया। तीसरा घर में क्या होता है, दोनों माइनस होता है, दोनों क्या होता है माइनस। चौथा घर में होता है पहला प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस।
तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, अगर पूछ दे -5 और 6 ये किस घर में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा, तो किस चतुर्थांश में, देखिए चिन्ह कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है दूसरा चतुर्थांश, ये किस में आ जाएगा, दूसरा चतुर्थांश में आएगा। अगर पूछता कि 5 और -6 ये किस चतुर्थांश में आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा चौथा चतुर्थांश में आ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछे तो आप लोग ही याद रखिएगा यहाँ से। अगर पूछ देता मूल बिंदु क्या होता है, तो याद रखिएगा मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। अगर आगे भी इसका क्वेश्चन आएगा तो इसके विषय में और हम क्या करेंगे, डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, हम मिटाते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन बनाते हैं हम। तो अपना क्वेश्चन लिखा गया है, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल है। हमको किसका पूछा गया है, 1 नंबर में पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर पे 2πr, यह हो गया। बी नंबर पे दिया है 4πr², और फिर सी नंबर पे ऑप्शन दिया गया है πr², डी नंबर पे दिया है 4πr। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ऑप्शन नंबर ई तो सही हो गया। वृत्त का अगर परिधि पूछता 2πr होता है। परिधि क्या होता है, वृत्त का अगर परिधि पूछे 2πr, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। तो ऐसे याद रखिएगा। पूछा गया है फिर 9 नंबर में एक क्वेश्चन है, 9 नंबर में पूछा गया है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। वक्र कहलाते हैं। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। ऑप्शन दिया है ए नंबर पे त्वरण, बी नंबर पे ऑप्शन दिया है आयत चित्र, सी नंबर पे ऑप्शन दिया है दंडालेख, और डी नंबर पे ऑप्शन दिया है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज। तो हमें इसमें याद रखना है संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। यहाँ तक हम जान गए। आगे एक और क्वेश्चन है, उसको भी क्या करेंगे, हल करते हैं। यहाँ लिखा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक निम्न में से किसका परिकलन करने का तकनीक है। मतलब हमेशा याद रखिएगा। 10 नंबर हम शॉर्ट में लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक से क्या ज्ञात किया जाता है, हमेशा शॉर्ट में लिख दिया किया जाता है। अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ऑप्शन दिया है 1 नंबर लसा, बी नंबर पे दिया है मसा, सी नंबर पे दिया है भागफल, डी नंबर पे दिया है शेषफल। तो आप बताइए इसमें हम यूक्लिड विभाजन से हम क्या ज्ञात करते हैं। तो याद रखिएगा मासा। यूक्लिड विभाजन से हम किसको ज्ञात करते हैं, मासा को ज्ञात करते हैं। मतलब महत्तम निकालने का ये क्या है, तरीका है। यूक्लिड विभाजन के विषय में जान गए। थोड़ा सा अभाज्य संख्या के विषय में जान जाते हैं। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 हो, जो 1 से या खुद से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 2 हो गया। 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा, 3। 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5। 5 के बाद कौन है, 7। 7 के बाद कौन है, 9 नहीं, 9 में भाग लग रहा है 3 से, 9 ने 10, 11 है। 11 के बाद कौन है फिर 13। 13 के बाद कौन है 14। 15 में लग रहा है 16, 17 है। फिर इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा,
निकाल दीजिएगा। ये सब क्या है, अपना अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। आज हम लोग 2011 में जो क्वेश्चन पूछे थे वो सभी को क्या किए हैं, हल कर लिए हैं। हमें आशा है कि आप लोग को क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।